आं गुरुजी अस्तु सर्वेषामपि स्वागतम् अद्यतनकक्षायाम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतां सर्वेषामपि अद्यतन कक्षायां हार्दं स्वागतमस्ति। यथा भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं मध्ये अद्य व्याख्यातारूपेण समागताः सन्ति श्रीमन्तः सुखेन घोष महोदयाः। एते महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नाम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहारस्य चंपारण जनपदे अस्ति। तत्रैव शोधकार्यं करोति। इतोपि यूजीसी नेट जेआरएफ अस्ति। वैदिक वाङ्मये महोदयस्य गतिः अस्ति। नाम विशेषरूपेण वैदिक वाङ्मयस्य विशेषज्ञता अस्ति महोदयस्य। तर्हि महोदयानाम् अहम् अस्यां कक्षायां हार्दं स्वागतं करोमि। यतोहि हिंदी छात्राः अपि सन्ति अतः हिन्द्यामपि वदामि। आज हमारे समक्ष इस व्याख्यान में श्रीमान सुखेन घोष जी उपस्थित हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय है सबसे बड़ी समस्या रहती है लोगों की जब शोध के लिए वह जाते हैं तो उनके पास समस्या यही रहती है कि वह शोध के लिए जाते हैं तो समस्या सबसे बड़ी यही पाते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। शोध संक्षिप्तिका जो होता है उसका प्रारूप क्या होता है, ये इसके संदर्भ में बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं, क्या रखें क्या ना रखें इन सब विषय में। तो इन सब विषयों को अभी 15 दिन पहले मेरे पास कई लोगों की कॉल आ चुकी, महोदय भैया जिससे जो भी संबंध था कृपया इसके संदर्भ में बताएं, या आप अपना ही भेजते हैं। हमने कहा अपना तो नहीं भेजा जा सकता है, हाँ आपको प्रारूप बताया जा सकता है, वो भी समीप होता। फिर दिमाग में कई लोग कह रहे हैं तो फिर इसके संदर्भ में एक कक्षा का आयोजन किया जाए। तो हमारे साथी हैं मित्र सुखेन घोष जी, इनसे एक बार बोला कि हम दोनों लोग मिल करके, फिर हमने सोचा यही कर दें और तो ठीक रहेगा। तो आपने पीपीटी बनाया, वैसे रहता है तो मेरी कक्षा में अधिकतर मैं ही पीपीटी बनाता हूँ, व्याख्याता दूसरे बोले रहे। प्रेजेंट इसलिए नहीं करने दिया जा रहा है किसी को, चूंकि विगत कुछ कक्षाओं से एक कक्षा मेरी भी कक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो गया था और अभी एक और कक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो गया। इसको देखते हुए नहीं तो सुखेन जी ही पीपीटी प्रेजेंट करते। तो अधिक समय न लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं। आरंभ करें।
हाँ, आरंभम करो तू। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापिहितं मुखं तत्त्वं भूषन्नपाप्रेणु तत्तधर्माय दृष्टये। सभी को इस आभासीय पटल पे मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मैं सुखसिंह घोष, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के संस्कृत विभाग में शोध कार्यरत हूँ। मूलतः मैं हिंदी का उतना जानकार नहीं हूँ, फिर भी आज के मेरी व्याख्यान तो ये कह सकते हैं आप लोगों से बातचीत है, क्योंकि एमए के बाद जब हम पीएचडी में जाने के लिए सोचते हैं तो पहले ही हमारे समक्ष एक प्रश्न या एक समस्या आकर खड़ी होती है कि वो कैसे हम उस भाइवा को या उस पीएचडी का जो गोपाल जी पीपीटी का बंद हो गया, उस भाइवा को कैसे हैंडल करें, कैसे उसको फेस करें। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक रिसर्च प्रपोजल या सिनोप्सिस की आवश्यकता होती है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको आपका एक शोध प्रस्ताव आपको देना है कि मैं इस विषय में शोध करना चाहता हूँ, मेरा ये विषय है। हालांकि ये आपका इंटरव्यू केवल उस वाइवा या उस इंटरव्यू के लिए है, बाद में आपका जब गाइड सिलेक्शन होगा या आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, आपको पीएचडी मिल जाएगी, तब वो पोस्ट वर्क के बाद उसकी चयन या विषय की चयन एवं शोध प्रारूप फिर से लिखा जाएगा। परंतु पीएचडी में जाने के लिए भी हमें क्या करना है, एक शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। परंतु शोध प्रस्ताव को कैसे हम निर्माण करें, क्योंकि एमए के बाद कई सारी जगहों पे रिसर्च की उतनी तो क्लास कक्षाएं होती नहीं एमए में। कई जगहों पे एमए में ही एक पेपर होता है डिसर्टेशन नाम से, जिसमें शोध की थोड़ी बहुत जानकारी विद्यार्थियों को दिया जाता है, परंतु मूल रूप से वो तो उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं जो सिनॉप्सिस लिखता है। तो हम कैसे एक रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च सिनॉप्सिस या शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, और शोध प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किन किन घटकों की आवश्यकता होती है, उन सारे आयामों को लेकर हम आज इस कक्षा में या इस आलोचना में हम चर्चा करेंगे। भाषाई त्रुटि हो सकती है, बंगाल से हूँ मूलतः, तो थोड़ा उसका काफी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही शुरू करें। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, दूसरे पेज पे आइए तो जी, आप में नहीं दिख रहा है स्क्रीन में? ना किस में आ गई है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो रिसर्च की कोई पुस्तकीय डेफिनेशन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। रिसर्च क्या है, कैसे है, इन सब विषयों का डेफिनेशन या संज्ञा परिभाषा आपको बहुत सारे पुस्तकों में मिल जाएगी। हम मूलतः एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, कैसे एक रिसर्च विषय की चयन कर सकते हैं एवं उसको एक प्रपोजल की रूप दे सकते हैं, इन सारे विषयों में के ऊपर चर्चा करें। पहले इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती थी। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी शायद पहले 2000 से पहले पढ़ाई उतना नहीं जाता था। कोई भी रिसर्च एमए के बाद रिसर्च में एंटर कर सकते थे। बाद में रिसर्च की मानक या रिसर्च की क्वालिटी को देखते हुए क्या किया गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी का मेथोडोलॉजी भी इंक्लूड कर दिया गया कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करने में जा रहा है तो उसको कुछ मेथड, कुछ प्रविधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नहीं तो कोई भी रिसर्चर व कोई भी शोधार्थी अपना मन के अनुसार व अपने अनुसार कोई भी प्रविधि को अपना के रिसर्च पूरा कर सकता है। उसका कोई मापक या मानक दंड नहीं होगा, कोई मापक नहीं होगा, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो वो अपने
पूर्वाग्रह हो, अपने सिद्धांत हो, इनके आधार पर उसको रिसर्च कार्य को संपन्न करें। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारे ऐसी विषय सामने आने लगे जिसके लिए मेथोडोलॉजी, रिसर्च की पद्धति पढ़ानी शुरू की गई। 6 महीने तक रिसर्च पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रत्येक रिसर्चर को पढ़ाया जाता है। उसके बाद विषय चयन, उसके बाद वो किसी शोध कार्य में प्रवृत्त हो। तो रिसर्च की अगर डेफिनेशन हम दें तो हम कह सकते हैं रिसर्च मीन्स ए सर्च फॉर फैक्ट्स, आंसर टू क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। इट इज एन पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन। कि रिसर्च क्या है, आप जिस क्षेत्र में का है, मतलब आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपका जो प्रक्षेत्र है, उसमें अध्ययन के बाद, उसकी गहन अध्ययन के बाद जब आपके समक्ष किसी प्रश्न का उदय होता है, पत्ते पर उसका अध्ययन करते करते कि इस विषय में ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये समस्या है, ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है मेरी, तो उस समस्या की समाधान के लिए जो समाधान मूलक जो इन्वेस्टिगेशन या गवेषणा या अनुसंधान किया जाता है, इसे हम शोध रूप से शोध कहते हैं। यहाँ पे रिसर्च इस पद की एक तो कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं है ये। इसमें रिसर्च इस जो 8 अक्षर है, इस 8 अक्षर की एक अर्थ दिया गया कि इसको हम ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं जिससे रिसर्च की जो शोध की जो संज्ञा है, शोध का जो स्वरूप है, उसकी हम थोड़ा बहुत ज्ञान कर सकते, उसकी स्पष्टता हमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर फॉर रैशनल व्यू ऑफ थिंकिंग। रैशनल व्यू ऑफ थिंकिंग मतलब तार्किकता होनी चाहिए। आप अपने मनगढ़ंत किसी विषय को या अपने कल्पना प्रसूत किसी विषय को आप अपने शोध कार्य के लिए आप प्रपोज नहीं कर सकते, प्रस्तावित नहीं कर सकते। उसमें क्या होना चाहिए, उसकी तार्किकता होना चाहिए, लॉजिकल व्यू उसमें होना चाहिए। दूसरा क्या है, एग्जॉस्टिव, संपूर्णता। रिसर्च क्या हो, रिसर्च संपूर्ण हो। संपूर्ण का मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी कार्य को, किसी भी शोध कार्य को हम संपूर्ण या तक यही अंतिम है ये तो कह नहीं सकते, परंतु आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको संपूर्णता से, अपने पूर्ण निष्ठा से एवं पूरी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, मैं कोई विशेष मेथोडोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कॉमन मेथोडोलॉजी है जो इसके अपनाने से आपका रिसर्च एक मान्य रिसर्च होगा, शोध मान्य शोध होगा, उसकी और सर्च फॉर सॉल्यूशन। रिसर्च वही है जब हम किसी समस्या या किसी प्रश्नों को या किसी जिज्ञासा की समाधान को ढूंढना ही रिसर्च है। जैसे हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में, हम किसी भी शास्त्र को उठा ले तो उसको उसमें क्या शुरू होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ऐसे हम जिज्ञासा शब्द की प्रयोग जानते हैं। हम सुनते हैं कि कई सारे विषयों को सुनते हैं, धर्म धर्म धर्म, तो धर्म है क्या, उसकी जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा से क्या हुआ, पूरा एक शास्त्र की उत्पत्ति हुई। विविध उसकी व्याख्या विविध शास्त्रों में विविध रूप से है, परंतु उनका वो दृष्टि है, उस दृष्टि को वो अपने अपने शास्त्र में रखते हैं। तो समस्यानम समाधानम, समस्याओं का समाधान देना ही एक शोध का मूल उद्देश्य। किसी समस्या आया, उस समस्या का समाधान कैसे हम प्रस्तुत करें समाज के लिए, यही एक रिसर्च का उद्देश्य, मूल एग्जिस्टेंस, असाधारणता, अच्छा हो, आप अपना बेस्ट अपने रिसर्च में लगाए, एनालिटिकल व्यू, विश्लेषणात्मकता हो, आप तथ्यों का संग्रह कर रहे हैं, उस संग्रहित तथ्यों को विश्लेषण करना एक रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या होती है, एक रिसर्चर को चाहिए अपना रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड किसे कहते हैं, हम रिसर्च बुद्धि जिसे हम कहते हैं, गवेषक की दृष्टि, बुद्धि तो नहीं बोलेंगे हम कहेंगे यहाँ पे रिसर्च दृष्टि, शोध दृष्टि। किसी भी विषय को वह अपने युक्ति से, अपने अध्ययन किए गए उन युक्तियों से, शास्त्रीय या
हो सकता है, व्यावहारिक हो सकता है, उन युक्तियों से विश्लेषण करके उनका संकलन करना। रिलेशन ऑफ फैक्ट्स, आप जिस तथ्यों को संग्रहित कर रहे हैं उन तथ्यों में क्या होना चाहिए, एक संगतता होनी चाहिए, एक संगति होनी चाहिए। आप एक विषय में रिसर्च कर रहे हैं और किसी और विषय का तथ्य संग्रह कर रहे हैं तो उसमें आपकी शोध कार्य की संपूर्णता नहीं आती। जैसे हमें घड़ा बनाना है तो उसके लिए हमें मिट्टी का ही आवश्यकता होती है और किसी चीज का मतलब और किसी भी अनुषंगिक विषय का प्रयोजन होता है, परंतु घट के लिए मूल उपादान मिट्टी है। वैसे ही अपने जो तथ्यों का संग्रह किया है तो संग्रह तथ्यों का भी संगतिकरण करना अत्यंत आवश्यक है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, समीक्षात्मक दृष्टि, जो मैं पहले भी कह रहा था, विश्लेषण करने के लिए समीक्षात्मक दृष्टि होनी चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर रिसर्चर अपने शोध के लिए अगर पूरी तरह से किसी और व्यक्ति के ऊपर, वो हो सकते हैं वो उसका उनका रिसर्च गाइड हो या और कोई हो, कोई रिसर्च स्कॉलर्स हो, उनके ऊपर पूरा निर्भर है या किसी पुस्तक के ऊपर कि इन सारे पुस्तकों में तो ये सारे तथ्य दिए गए हैं, ऐसे में ऐसी तरह के मैं रिसर्च टॉपिक लूंगा जिससे मैं इन सारे पुस्तकों से मैं उस रिसर्च को पूरा कर सकूं। तो ऐसे करने से तो नहीं चलेगा। हालांकि होता है बहुत सारे ऐसे काम, परंतु रिसर्चर का अपने स्वयं का एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है, रिसर्च बुद्धि उनमें होनी चाहिए। और क्या है, एज फॉर ऑनेस्ट, ऑनेस्टी सतता, आपका रिसर्च मौलिक हो, आप किसी और की किए हुए कामों को अपने रिसर्च में डालेंगे तो उनका यथार्थ रूप से उनका रेफरेंसेस संदर्भ दीजिएगा। मैं यहाँ से इस इनका ये अंश लिया, उन्होंने ये कहा है तो उनका उस रेफरेंस को देना चाहिए। नहीं तो क्या होती है, ये डिजिटल चोरी जिसे हम कहते हैं कि हम किसी का लेख को थोड़ा सा उठा के हमें हमारे शोध के अंश में लगा, तो आप लगा सकते हैं। आप किसी के लेख आपके अपने लेख को समृद्ध बनाने के लिए आप किसी के लेख को या किसी के कुछ तथ्यों को आप अपने शोध में व्यवहार कर सकते हैं, परंतु उनका यथार्थ रूप से उनका क्रेडिट भी देना चाहिए। और रिसर्च हमेशा क्या हो, रिसर्चर को हॉनेस्टी, रिसर्चर हॉनेस्ट हो अपने काम के प्रति या अपने काम के प्रति वो निष्ठा से काम करे और इन सभी चीजों को ध्यान में रखें। तो यही है मूल रूप से रिसर्च का एक मूल धारणा। इसमें देखिए लिखा है कि ज्ञानस्य जुगानुकूल्यम प्रस्तुतिकरण, हमारे यहाँ मानना है कि ज्ञान की सृष्टि नहीं होती है। हम रिसर्च कर रहे हैं मतलब किसी चीज को हम उत्पत्ति हम नहीं कर रहे हैं, वो विद्यमान है, वो विद्यमान है, उनका हम दर्शन करते हैं, उनका हम हमारी जो रिसर्च दृष्टि है या हम जो भी कहें उससे हम उनका दर्शन करते हैं और उनको हमारे शोध प्रबंध के द्वारा या किसी भी माध्यम से हम उनका उद्घाटन करते हैं और समाज में उनका समाज के लिए उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ज्ञानस्य युगानुकूल्यम पुस्तकीकरणम, जो ज्ञान विद्यमान है उस ज्ञान की युगानुकूल्यम, युग के अनुसार क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना, युग के अनुसार उनका प्रस्तुतिकरण करना। उपलब्धानाम तथ्यानाम नवीनीकरणम, जो तथ्य जैसे संस्कृत वाङ्मय में जो तथ्य है उनका नवीनीकरण, आज के संदर्भ में आज के समाज में उन तथ्यों का क्या आवश्यकता है, उन तथ्यों को लेके हम आज क्यों पढ़ेंगे, आज से 2000 4000 5000 साल पहले लिखी गई किसी पुस्तक को हम क्यों पढ़ेंगे, उससे उनमें जो तथ्य है जो आज के समाज के लिए, आज के प्रकृति हो, मानव हो या किसी भी चीज के लिए अगर वो महत्वपूर्ण है, वो किसी काम की है, तो उन चीजों को क्या करना, नवीनीकृत करके समाज के सामने उपस्थापित करना। और क्या है, अनुपलब्धानम तथ्यानम, जो अनुपलब्ध बहुत सारे ऐसे चीज है जो अभी तक उद्घाटित नहीं हुए हैं, वो हो रहे हैं, वैज्ञानिकों या बहुत सारे ऐसे काम संस्था हो जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को खोज कर रहे हैं, तो सब कुछ विद्यमान है ही, उनका क्या करना, जुगानुकूल्य प्रस्तुतिकरण करना, उनका नवीनीकरण करना, और जो अनुपलब्ध है, जो हमारे समक्ष अभी तक नहीं आए हैं, उनको पुनः प्रस्तुतकरण, पुनः मतलब उनको प्रस्तुतकरण करना, उनको उद्घाटित करना, उनको सभी के समक्ष लेके आना, इन सभी ये सभी है रिसर्च के ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या रिसर्च का उद्देश्य।
संस्कृत अथर्ववेद में एक श्लोक आता है जहाँ लिखा है कि सनातनम येनम आहुर सनातनम एदम आहु रताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्य अन्यस्य रूपय। यानी ज्ञान जो है वो सनातन रूप से विद्यमान है, ठीक है, ज्ञान जो है वो सनातन है, ठीक है, उसकी कभी उत्पत्ति या नाश नहीं किया जा सकता। आप रिसर्चर है, आप सोच सकते हैं मैं इसका उद्भावन कर रहा हूँ, अब मैं इसका आविष्कार कर रहा हूँ, आविष्कार तो आप कर रहे हैं परंतु उसकी सृष्टि आप नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान विद्यमान है ही पूर्व से, ठीक है। तो उसका केवल आप युगानुकूलीय हो या उन तथ्यों का नवीनीकरण कर रहे हैं या अनुपलब्ध जो अभी तक आविष्कृत नहीं हुए हैं इन सारे तथ्यों का आविष्कृत मात्र कर रहे हैं, परंतु वह विद्यमान है, सनातन शाश्वत रूप से वो विद्यमान है। वो केवल अपने युग के परिवर्तन के साथ साथ अपने रूपों को बदलता है, इसलिए कहते हैं अहोरात्रे प्रजायते अन्य अन्य रूप। वो अपने अनुसार क्या करता है, अपने रूप को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अभी आता है अनुसंधान की अनुसंधान से चरणा, स्टेप ऑफ रिसर्च, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ी और विषयों की गवेषणा संबंधित विषयों की चर्चा करके ही इन स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आऊंगा। प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग होता था, ठीक है। आज हम मूल रूप से रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में जो पढ़ाया जाता है वो तो पाश्चात्य मेथोडोलॉजी या मेथोडोलॉजी कह सकते हैं। हम एमएलए को पढ़ते हैं, एमएलए में बिब्लियोग्राफी देखते हैं, और भी जो पाश्चात्य विद्वानों ने जो डेफिनेशन दिए हैं, जो जिन पद्धतियों को बात करते हैं उनको ही चर्चा करते हैं, परंतु हमारे यहाँ भी पहले से ही एक पद्धति विद्यमान थी। आप सभी भी जानते हैं उनको, इस पद्धति को। किसी भी पुस्तक में आप देखिएगा थोड़ा पुराने पुस्तकों को, तो उसमें दो पक्ष की बात हम देखते हैं मूल रूप से, पूर्व पक्ष और एक उत्तर पक्ष, ठीक है। पूर्व पक्ष क्या करता है, समस्याओं का या प्रश्नों का उद्भावन करता है, किसी प्रश्नों का आपको समक्ष रखेगा। उत्तर पक्ष क्या करेगा, शास्त्रीय हो या व्यावहारिक हो, इन दोनों युक्तियों से उन प्रश्नों का खंडन करके उस प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत। जैसे आप मीमांसा देख लीजिए या न्याय में भी है, ठीक है, दर्शन शास्त्र में तो है ही, और भी सारे ग्रंथों में हमारे यहाँ पे पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष के रूप में प्रश्न एवं उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ग्रंथ की या किसी ज्ञान की वृद्धि। तो ये भी एक मेथोडोलॉजी ही है जहाँ पे पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष रूप में प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से किसी नई विषयों को उपस्थापित करना किया गया। जैसे मैं पहले बता रहा था कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, यहाँ पे भी क्या है, पहली ही जिज्ञासा पद रही है, जिज्ञासा से ही सब कुछ आरंभ होता है। मनुष्य के अंदर अगर जिज्ञासा भाव मिट जाए तो और कुछ नहीं है। इसलिए गीता में भी कहा गया है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वृद्धि ज्ञान की वृद्धि तभी होता है, ज्ञान या कुछ भी चीज की वृद्धि तभी होता है प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा, परिप्रश्न प्रश्न यानी जिज्ञासा, जिज्ञासा हो तभी ही ज्ञान की भी वृद्धि होती है, नहीं तो ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते किसी जगह आपका लगता है कि इस विषय में कॉन्फ्लिक्ट भी है, इस विषय में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप उसकी समाधान की ओर जाए, ठीक है। परंतु आज की गवेषणा में और एक चीज, और इस जो पूर्व पक्ष में उत्तर पक्ष विषय है, एक लक्षण आता है, प्रकरण या ग्रंथ का एक लक्षण आता है, उसमें कहा गया है किसी प्रकरण या ग्रंथ या किसी भी चीज लेख में 5 चीजों की होना आवश्यकता है। विषयः विषयश्चैव पूर्वपक्ष तदुत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम अधिकरणम स्मृतम अपकरणम स्मृतम, ऐसे एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है किसी भी विषय में 5 विषय होना आवश्यक है। क्या क्या, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, विषय 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 पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय। विषय शब्द का 2 बार उच्चारण किया मेरा। विषय मतलब पहला विषय जो है वो अंतिम में मूर्धन्य है, जिसका अर्थ है सब्जेक्ट मैटर।
दूसरा जो विषय है उसका अंतिम में तालव्य श है, जिसका अर्थ है संशय, प्रश्न होना चाहिए। पूर्व पक्ष क्या करता है, उस प्रश्नों को डिफाइन करता है, उत्तर पक्ष उस प्रश्नों को काउंटर करता है, उस प्रश्न का उत्तर देता है, और अंतिम में एक निर्णय, एक कंक्लूजन आता है। ये भी एक मेथोडोलॉजी आप कह सकते हैं। आप पहले सब्जेक्ट मैटर को लीजिए, एक रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, उस टॉपिक में क्या समस्या है। मैं इन सभी विषयों को रिसर्च चरण या स्टेप ऑफ रिसर्च में और डिटेल में आलोचना किया जाएगा इन सब विषयों में। तो पहले तो विषय हो गया, आपको एक विषय लेना है। अब रिसर्च करना है तो क्या करना है, पहले एक विषय की चयन आपको करना है कि आप किस विषय में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो विषय क्या, विषय आपने ले लिए कि मैं वैदिक वाङ्मय में काम करूंगा, कोई व्याकरण में काम करेंगे, कोई साहित्य में काम करेंगे, कोई पांडुलिपि विज्ञान में काम करेंगे। आपने तो विषय ले लिया, परंतु उस विषय में क्या काम करेंगे उसके लिए एक समस्या होनी चाहिए, एक प्रश्न आपके पास होना चाहिए कि ये समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं इस गवेषणा कार्य में आना चाहता हूँ। तो वो हो गया विषय। उसके बाद उस समस्या को दिखाने के लिए आपको पूर्व पक्ष की पक्ष लेना पड़ेगा कि हाँ ये समस्या आज है। आज मान लीजिए कोई कोई टॉपिक ले लिए, तो पर्यावरण ही मान लीजिए कि वेदों में पर्यावरण की अवधारणा क्या है। तो आप पहले आज की पर्यावरण की जो अवस्था है, जो दूषित हो रही है, नष्ट हो रही है, सतत विकास की अवधारणा आज एकदम, हम बात तो करते हैं सतत विकास की, परंतु उसकी अवधारणा विलुप्त हो जा रही है। तो इसका समाधान वैदिक वाङ्मय में है कि नहीं। वैदिक वाङ्मय आपका विषय हो गया, आपका समस्या हो गया पर्यावरण का ह्रास। उसके लिए आप संदर्भ देंगे कि यहाँ 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 डाटा है, पर्यावरण की ह्रास ऐसे हो रही है। उसके बाद आपको उत्तर पक्ष आना होगा कि हाँ वेदों में ऐसे ऐसे संदर्भ है जिससे पर्यावरण की संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप निर्णय में आएंगे कि हाँ ये है आपका निर्णय। तो एक पद्धति, पहले तो प्राचीन काल का हमने बता दिया, तो अभी क्या आधुनिक में क्या है, आधुनिक में भी हम पहले एक विशेष प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन के लिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। परंतु वो प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए, समाज केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च आपका कैसा हो, रिसर्च आपके स्वयं, केवल स्वयं के लिए नहीं, आप अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो उस संस्था के लिए केवल रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप समाज के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आपको क्या करना है, समाज उन्मुख होकर समाज की उन समस्याओं का समाधान करना आपके रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप समाज के लिए दायबद्ध है। एक रिसर्चर क्या, रिसर्चर को समाज के प्रति दायबद्ध होना चाहिए। अगर आप समाज के साथ दायबद्धता नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, आप यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप दे रही है या कोई आपको कुछ फेलोशिप कुछ दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, तो यही से है, जनता से ही आ रही है, तो सरकार दे रही है। तो आपका कर्तव्य है कि वो समाज के लिए उपकारी हो, उपयोगी हो। तो ऐसी दृष्टि से आपको विषय का चयन भी करना है। इसमें आप जब किसी शोध विषय का चयन करेंगे और उसमें जो मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक मेथोडोलॉजी का आप चयन कर लिए, उसी मेथोडोलॉजी को आपको अंतिम तक वहन करना है, अंतिम तक लेके जाना है, ये आवश्यक नहीं है। आप अपने संदर्भों के, अपने तथ्यों के अपने अनुकूल, अपने रिसर्च गाइड या अपने सुपरवाइजर से काउंसिल लेकर अपने विषयों को, तो अपने मेथोडोलॉजी को चेंज भी कर सकते हैं, परंतु एक स्टैंडर्ड वाइज एक कॉमन रिसर्च मेथोडोलॉजी को अपनाना चाहिए, जिससे वो एक यथार्थ शोध कार्य का संपादन हो सके। ठीक है, तो एक पहले तो हम आएंगे रिसर्च स्टेप। हमें रिसर्च करना है तो क्या करना है, मैं पहले ही बताया कि ये सारी स्टेप यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको कि पहले फाइंडिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना है। ठीक है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को पहले खोजना, उसके बाद मैं सभी के विषय में डिटेल में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य सर्वेक्षण। ठीक है, उन जो विषय आपने चयन किए हैं, पहले आपको एक ब्रॉड विषय चयन करना होगा। ब्रॉड यानी एक विस्तृत विषय आपको चयन करना है कि मैं इस क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता हूँ। तो आपके एवं आपके गाइड के अभिरुचि के ऊपर। पहले तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अपने
रिसर्च प्रपोजल भेज रहे हैं और जिनके अंडर में संस्कृत ह्यूमैनिटीज में शायद कम होता है, परंतु साइंस विज्ञान आदि विभागों में ऐसा ही होता है कि पहले से ही रिसर्च गाइड से यूनिवर्सिटी के किसी स्कॉलर्स की से बात करके उनकी जो अभिरुचि है और स्कॉलर स्वयं की जो अभिरुचि है, दोनों अगर मैच कर जाए तो वैसे ही विषयों का चयन करते हैं, जिससे एक क्या कहते हैं उसे, दोनों रिसर्चर एवं रिसर्च गाइड दोनों ही एक सामंजस्य रूप से उस काम में भूमिका निभा पाए। ठीक है, तो पहले जब आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप देखिए कि कहाँ आप किसके अंडर में करना चाहते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है, आपका क्या रुचि है, ऐसे विस्तृत विषय का आप चयन करना आपका आवश्यक है। ठीक है, पहले विस्तृत विषय मतलब आप मान लीजिए मेरा बीएड है, गोपाल जी का है दर्शन, ठीक है, किसी का साहित्य हो सकता है, किसी का व्याकरण हो सकता है। पहले तो ब्रॉड प्लेस को आप समझ लीजिए कि मेरा एक क्षेत्र है, ठीक है, ब्रॉडर से आपको स्पेसिफिक होना होगा। पहले तो मैंने ले लिया वैदिक वाङ्मय, मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है, मेरा अभिरुचि है वैदिक वाङ्मय के, तो उसके बाद मैं पूरा वैदिक वाङ्मय को ले नहीं सकता। वैदिक वाङ्मय छोटा सा कुछ है नहीं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, साम अथर्व है, ब्राह्मण साहित्य है, आरण्यक है, उपनिषद है, सर वेदांग है, ठीक है, मैं पूरा इसको लेकर काम नहीं कर सकता, मेरा लिमिटेशन है, मेरा टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंडेशन है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसमें भी साब टॉपिक या साब एरिया मुझे ढूंढना है। पहले तो आप ब्रॉड एरिया ले लिए, वैदिक वाङ्मय हो या और कुछ हो, उसके बाद आप ले लिए कि साब एरिया, ठीक है, छोटा कर लीजिए उसे। मैं एक वेद ले लिया, मेरा अथर्ववेद के ऊपर काम है, तो मैं अथर्ववेद ले लिया। किसी का निरुक्त के ऊपर काम हो सकता है, किसी का वेदांग ज्योतिष के ऊपर काम हो सकता है। तो अपना स्पेसिफिक जगह में ब्रॉड से अपने स्पेसिफिक जगह में आएंगे, विशेष सामान्य से विशेष की ओर आएंगे। पहले तो पूरा वैदिक वाङ्मय मैंने ले लिया, मेरा विषय क्षेत्र है, परंतु उसमें भी क्या, उसमें भी मेरा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी क्या, अथर्ववेद में 6000 मंत्र है, पूरा 6000 मंत्रों को लेकर मैं काम नहीं कर सकता। उसमें भी जो एक और भी सूक्ष्मता से विचार करके, कोई पौष्टिक हो गए, कोई शांति हो गए, कोई राजकर्म हो गए, इन विषयों का, सांस्कृतिक हो गया, पॉलिटिकल हो सकता है, या कॉस्मोलॉजिकल हो सकता है, फिलोसॉफिकल हो सकता है, इन सूत्रों का लेकर काम किया जा सकता है। कि अथर्ववेद में सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, ठीक है, कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इन अथर्ववेद, ऐसे ब्रॉड से स्पेसिफिक, ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर आना। रिसर्च टॉपिक जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सामान्य से विशेष की ओर आपको आना, ठीक है। अभी क्या है, पहले देखिए, पहले टॉपिक शीर्षक क्या है, फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी तो आपका तो अभिरुचि के अनुसार आप रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च की क्षेत्र को चयन करेंगे। जैसे मैं अभी जिन बातों को कहा वो है आपका अभिरुचि के अनुसार होगा कि मेरा ये अभिरुचि है, मैं इन विषयों के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, काम करना चाहते हैं, ठीक है, परंतु किस विषय के ऊपर काम करेंगे, उसके लिए आपको पहले ही रिसर्च की शुरुआत ही होती है किसी समस्या का समाधान करने के लिए। तो फाइंडिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, एक रिसर्च शोध समस्या का को ढूंढना, ये समस्या क्या, आप क्यों काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, आप काम क्यों करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो इसके लिए आपको शोध समस्या को ढूंढना, क्योंकि ये शोध समस्या ही गवेषणा का मूल माने कहा जाता है कि किसी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना ही, रिसर्च के समस्या प्रश्नों को ढूंढना ही सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा प्रश्न, ठीक है। फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम इज मोर डिफिकल्ट टू फाइंडिंग रिसर्च फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, ठीक है, फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड ए रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना ही एक बड़ा समस्या या प्रॉब्लम, ठीक है। एक गवेषणा का आरंभ ही किसी समस्या के चयन से ही होता है। किसी समस्या का चयन करेंगे तभी तो उसके समाधान के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपका कुछ समस्या है तो ही तो आप किसी विषय उस समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका मान लीजिए खांसी हो रही है तो तभी तो एक समस्या है आपका, तो इसी के लिए तो आप दवा लेंगे उसकी निरामय के लिए। तो एक समस्या होना आवश्यक है रिसर्च करने के लिए। पहले तो आप अपने क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा आपका जो विषय क्षेत्र है उसमें आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढिए, ठीक है।
से समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम को ही ठीक से ना समझ पाए और ठीक से ना फाइंड कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, आप स्वयं का आप उससे जो रिसर्च थीसिस या रिसर्च गवेषणा ग्रंथ प्रबंध निकल के आएगा, उससे केवल आपकी समय की व्यर्थता होगी, आप गाइड का व्यर्थता, समय की हाश होगी, समय नष्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे ढूंढिए जो समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो। मैं पहले ही इस बात को बता रहा हूँ, वो किसी के काम में आए, ठीक है, किसी ग्रंथगार में केवल रखे हुए नहीं होना चाहिए, वो किसी के काम में आए, समाज के। अगर आपके बाद में भी उस विषय में कोई काम करना चाहते हैं तो आपके रिसर्च को पलट के उस तथ्यों को वो ले सकते, ठीक है, समाज में उसका कुछ फाइंडिंग्स लेके उसका कुछ उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। गवेषणा का और इस फाइंडिंग्स को, रिसर्च प्रॉब्लम को जो फाइंड करेंगे आप, तो आप फाइंड करने के बाद आपको एक विषय की ध्यान रखना होगा, उस विषय में हम पढ़ेंगे बाद में भी, कि वो अनुवर्तित ना हो। अनुवर्तित यानी रिपीटेशन ना हो। कोई व्यक्ति अगर इसी विषय के ऊपर काम किया हुआ है तो आपको उस रिसर्च टॉपिक को नहीं लेना चाहिए, उस प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए। प्रॉब्लम किसने ढूंढा, उसका समाधान भी दे दिए है, फिर आप उसी प्रॉब्लम को लेकर समाधान देना चाहते हैं, तो उसकी कोई ये नहीं। हाँ, कर सकते हैं, मतलब ये नहीं किसी ने काम किया है तो आप नहीं काम कर सकते, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज हो जाएगी कि उनकी काम को आपको क्या करना होगा, उनकी काम को आपको कहना होगा उन्होंने जो काम किया है वो यथार्थ नहीं है, उनका जो काम है वो यथार्थ नहीं है, वह आंशिक रूप से यथार्थ नहीं है, वह उससे आगे भी कुछ किया जा सकता था। तो उसके काम को आपको, एक बड़ा चैलेंजिंग है कि कोई व्यक्ति उसी टॉपिक के ऊपर काम किया है और आप फिर उस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपका दायित्व बन जाता है कि उसकी काम को आपको या तो कहना होगा कि आपकी जिम्मेदारी है, वो कहना होगा कि ये तो काम ठीक से नहीं हुआ है, या इसका और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लेके मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो तो उस विषय को कहीं ना कहीं से तो देखे होंगे, उनका संदर्भों का आकलन किए होंगे, विश्लेषण किए होंगे, ठीक है। कोई शायद कोई ऐसा चीज छूट जाए जो आपको मिल गई है, परंतु मूल रूप से 80% उस विषय में उन्होंने उन तथ्यों को दिए होंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद आप। तो ये अवश्य ध्यान में रखिए कि इस विषय में, जैसे एक टॉपिक मान लीजिए कालिदास के महाकाव्यों में प्रकृति चित्र, आप आपके इसमें टॉपिक ले लिए, ठीक है, देखिए पहले इसके इसके ऊपर कितने काम हुए हैं आज, ठीक है, काम पुनः हो सकते हैं, मैं ठीक से बता रहा हूँ, किंतु आपका एस्पेक्ट सही होना चाहिए कि आपका जो उद्देश्य है वो पहले वाले जो मुझे काम हुए हैं इनसे अलग होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम अलग होना चाहिए, ठीक है, हाइपोथेसिस अलग होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका फाइंडिंग भी कुछ अलग होना चाहिए। कि कोई फाइंडिंग्स विषय में दे दिया है, फिर पुनः आप उसी फाइंडिंग्स को अगर दोहराएंगे तो उससे कोई फायदा है, ठीक है। जब आप गवेषणा विषय की चयन कर रहे हैं तो आपको अनबायस्ड होना होगा, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग सिनॉप्सिस लिखेंगे तो उसके लिए रिसर्च टॉपिक आपको चयन करना है, तो रिसर्च टॉपिक को लिखने से पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को जानना है, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जब आप ढूंढेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, आप क्या होंगे, अनबायस्ड होंगे। कैसे अनबायस्ड होंगे, आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे, आपकी धर्म हो, आपकी जाति हो, आपकी विश्वास हो, ठीक है, इन के इन सारी चीजों से आप बायस नहीं हो, क्योंकि आप एक ऐसा विषय ले लिए, ठीक है, अपने धर्म के हो, अपने धर्म के विश्वास के ऊपर हो, अपने जाति या अपने स्वयं के विश्वास है कि ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो आप उसी से एक रिसर्च प्रॉब्लम निकाले और उसी तथ्यों का आकलन कर रहे हैं। आप जब उन तथ्यों को ले रहे हैं, उन तथ्यों का व्याख्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उन अपने जो विश्वास है, आपका जो बायसनेस है, उसके आधार पर अगर हम आप क्या करेंगे, तो उसकी व्याख्या करेंगे, तो क्या होगी, वो उसकी ग्रहणीयता नहीं है, ठीक है।
मान लीजिए आप किसी विषय में काम कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि आपको ये अच्छा लग रहा है, इन संदर्भों का इसमें काम है, तो आप उस संदर्भों को ग्रहण कर रहे हैं और उससे विरुद्ध, ठीक है, उससे विरुद्ध जो संदर्भ है उसको आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको देंगे तो आपका जो आपने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। आप सोचे थे कि कोई भी एक विषय मान लीजिए कि ऐसे ही मैं उदाहरण के रूप से दे रहा हूँ कि आप सोचे थे वेदों में क्या है, वेदों में कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी है, शिष्ट उत्पत्ति विज्ञान रिसर्च थ्योरी है। तो जो जो चीजें आपको अच्छी लगी वेदों से, ठीक है, उन चीजों को आपने ले लिया। तो वेदों में विश्व शांति का, उसको छोड़ के एक टॉपिक है कि वेदों में विश्व शांति का टॉपिक आपने ले लिया। तो जहां जहां शांति शब्द का प्रयोग हुआ है या शांति का विषय मंत्र है उनको आपने दे दिए, परंतु उसके अलावा भी जहां जहां शत्रुवधादि आदि विषय है उन चीजों का आपने आपने छोड़ दिया, क्योंकि उन चीजों को आप देंगे तो वहां पर अशांति घुस जाएगी, अशांति की बात आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो आपने क्या किया, उन सभी चीजों को छोड़ दिया, उन सभी चीजों को स्किप कर दिया कि ये तो मेरे में आएगा तो मेरा जो प्राकल्पना रही है, मेरा जो मैं जो सोचा हूँ उस तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो ये एक रिसर्चर को छोड़ना होगा, ठीक है, ये एक रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं, ठीक है। आपको हमेशा, आप रिसर्च कर रहे हैं तो हमेशा आपको क्या होना चाहिए, अपने धर्म हो, अपने जाति हो, अपने स्वयं का विश्वास हो, इन सभी चीजों से पूर्वग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि गवेषणा के प्रारंभ में हम एक गवेषक या जो भावी शोधार्थी है वो क्या करेंगे, एक रिसर्च प्रॉब्लम को समक्ष रखेंगे, ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, उस रिसर्च समस्या का समाधान करने के लिए विविध युक्तियों का युक्तियों का क्या करेंगे, उपस्थापन करेंगे। जैसे मान लीजिए साइंस वाले हैं, रसायन वाले हैं, रसायन की किसी समस्या के लिए काम कर रहे हैं, तो जो रसायन के मटेरियल्स है उनके ऊपर क्या करेंगे, युक्ति से उनका विश्लेषण करेंगे, उनका टेस्टिंग करेंगे लैबों में। अगर ह्यूमैनिटीज वाले हैं, मान लीजिए समाजशास्त्रियों वाले हैं, तो वो किसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, वो समाज के ऊपर उसका प्रयोग करेंगे। और जो साहित्य वाले हैं वो उनके जो उनका जो मटेरियल्स है, उनके जो साहित्य संभार है उनके ऊपर वो प्रयोग करेंगे, वो उनका जो शास्त्रीय संभार है उनको लेकर वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो फाइंडिंग है रिसर्च प्रॉब्लम में चार चीजें होना अत्यावश्यक है, इसको मैं कह रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पहले तो शोध समस्या क्या हो, शोध समस्या का उपस्थापन तर्क के साथ होना चाहिए, ठीक है, तर्क के साथ होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। आप जो शोध समस्या का चयन कर रहे हैं, ठीक है, उसका उपस्थापन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है। तर्क संगत माने मतलब आप अपने मन से सोच लिए कुछ समस्या को सोच लिए उसको लिख लिए, ऐसा नहीं होगा, उस समस्या का आधार भी होना चाहिए, ठीक है। समस्या के बाद आपको क्या है, एक हाइपोथेसिस भी करना है कि ये समस्या है, इसका समाधान वेदों में हो, व्याकरण में हो, साहित्य में हो, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर आप काम कर रहे हैं तो उसमें ऐसे दिया हुआ होगा, ठीक है। और गवेषक को एक चीजों के ऊपर ध्यान देना है, मैं पहले भी बोला कि रिपीटेशन ना हो, ठीक है, रिपीटेशन मत, किसी भी विषय में अगर काम हुआ है पहले से तो उस विषय को छोड़ के उस विषय, अगर उस विषय में आप काम करना है तो पहले वाले जो काम हुए हैं उनको आपको क्या करना है, काम करना, ठीक है। और इन चीजों को रिसर्च समस्या में, रिसर्च प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना। इसके बाद है अपने समस्या का चयन कर लिए, अभी क्या करना है, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू मतलब आपने जो विषय लिए इन विषयों के ऊपर कितने काम हुए। कभी प्रश्न आते हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल में हम कितने लिटरेचर रिव्यू लगाए, तो कितने लिटरेचर रिव्यू देना, साहित्य सर्वेक्षण देना आवश्यक है। साहित्य सर्वेक्षण मतलब आप जिस विषय में काम करना चाहते हैं उस विषय में क्या क्या काम हुए,
ठीक है, मैंने जैसे अथर्ववेद के ऊपर मेरा काम है, तो मैं क्या करूंगा, उस पार्टिकुलर विषय के ऊपर कितने काम हुए हैं उनको मुझे संग्रहित करना है। वो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अगर 25 से ज्यादा ही हो तो उस विषय में काम करना नहीं चाहिए। तो ज्यादा काम हुए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको साहित्य सर्वेक्षण करना है, ठीक है। साहित्य सर्वेक्षण करते समय इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, रिपीटिशन अगर हो रहा है, बार बार एक ही चीज आ रहा है तो आप छोड़े, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है प्राक कल्पना, ठीक है। प्राक कल्पना क्या है, प्राक कल्पना यानी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं आनुमानिक सिद्धांत, ठीक है। रिसर्च को प्रॉब्लम आपका हो गया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिए, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के बाद आप क्या लिखना है, हाइपोथेसिस देना। हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना, या हम कह सकते हैं अनुमानिक, अनुमान। अनुमान किया गया, इमेजिनरी नहीं, ठीक है, काल्पनिक नहीं है, ठीक है, काल्पनिक नहीं है, अनुमानिक। आपका जो समस्या है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे अनुमानित, उससे अनुमानित जो सिद्धांत है, हाइपोथेसिस है, उससे आपको उपस्थापित करना, ठीक है। जैसे टॉपिक मान लीजिए कि वेद पौरुषीय है या अपौरुषीय है, एक प्रश्न है, एक रिसर्च प्रॉब्लम है ये। वेद पौरुषीय, हालांकि काम हुआ है, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, वेद पौरुषीय है या अपौरुषीय है, इसके ऊपर बहुत सारे काम हुए होंगे। तो यहाँ पे समस्या क्या है, वेद पौरुषीय है अपौरुषीय है। पौरुषीय है, इस पक्ष में भी बहुत सारी युक्तियां मिलती हैं, बहुत सारे, जब आप पढ़ेंगे सायन के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य भूमिका को पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे पूर्वपक्षीय मत दिए गए हैं, वेदों के उदाहरण दिए गए हैं कि वेद पौरुषीय है। वेद में कह रहे हैं कि वेद में तो एक लिखा हुआ है वेद पौरुषीय है, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। बाद में उत्तर पक्ष के रूप में उसका खंडन भी कर रहे हैं। तो आपने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड किए, साहित्य सर्वेक्षण किए, उसके बाद आप कुछ आपका आप रिसर्च प्रॉब्लम आप जस्ट चयन कर रहे हैं, मतलब आपका उस विषय में क्या है, अभिरुचि है, आपका उस विषय में एक अधिकार है। अधिकार मानी आपने उस विषय को पढ़ा है, आपका ग्राउंडिंग लेवल स्ट्रांग है, उस आपका जो ग्राउंडिंग है, आपका जो बेस नॉलेज है उस विषय का, वो स्ट्रांग। तो वेद की पौरुषीयता अपौरुषीय विषय में आपने पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उस पढ़े हुए जो संदर्भ है उनके आधार पर, और जो आपका आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाया है उनके आधार पर क्या है, आपको हाइपोथेसिस देना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि वेद अपौरुषीय है, ठीक है, किस लिए अपौरुषीय है बाद में आप व्याख्या कीजिएगा, ठीक है। वेद अपौरुषीय है, एक आपने अनुमानिक सिद्धांत, ठीक है, अनुमानित प्राक कल्पना दे दी, ठीक है। आपका समस्या था वेद पौरुषीय है या अपौरुषीय है, आपने दे दिया कि वेद वेदों के संदर्भ का विचार करके हमें लगता है कि वेद पौरुषीय है, तो एक प्राक कल्पना हो गई। ये जो शोध समस्या है और प्राक कल्पना है, इन्हीं के आधार पर आपका शोध शीर्षक का चयन होता है। जैसे आपको शोध शीर्षक बनाना है तो क्या होगा, इसीलिए देखिए लिखा है रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन। रिसर्च टॉपिक मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि रिसर्च की जो शीर्षक होगा वो कैसे, वो इसी से बनेगा। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है और आपका जो हाइपोथेसिस है, प्रोपोज्ड हाइपोथेसिस, यही एकदम अंतिम नहीं है, अंतिम तक हाइपोथेसिस बदल भी जा सकता है, परंतु आपका जो प्रोपोज्ड या अनुमानित अनुमानित हाइपोथेसिस है, प्राक कल्पना है, इसके आधार पर आपको अपना रिसर्च टॉपिक और रिसर्च का जो टाइटल है वो निर्धारित करना है। रिसर्च टाइटल ऐसा हो जो संदेह से रहित, संदेह रहित यानी रिसर्च टॉपिक को पढ़कर ही, मतलब रिसर्च टॉपिक को पढ़कर ही किसी व्यक्ति को जो पढ़ रहे हैं, जब यहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनका पूर्णतः ज्ञान हो जाए कि हाँ कहना क्या चाह रहे हैं, ये किस विषय के ऊपर काम करना चाहते हैं। उसमें रिसर्च टॉपिक में आपका रिसर्च प्रॉब्लम भी रहेगा और उसका समाधान भी रहेगा, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम भी रहेगा और रिसर्च का समाधान भी रहेगा। मेरा ही टॉपिक है कि अथर्ववेद है, मान लीजिए एक टॉपिक मैं ही बताता हूँ कि वर्तमान युवा पीढ़ी में व्याप्त मनोविकारों का वैदिक समाधान। क्या टॉपिक क्या है,
वर्तमान युवा पीढ़ी में व्याप्त मनोविकारों का वैदिक समाधान। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम भी है और रिसर्च इसका सॉल्यूशंस भी है। क्या कहा था? वर्तमान युवा पीढ़ी में मनोविकार एक रिसर्च प्रॉब्लम और उनका वैदिक समाधान, तो मैं समाधान भी दे रहा हूँ। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है इसमें काम क्या करना हो, काम क्या होने वाला है, कि उन जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों विषयों का उल्लेख आपका रिसर्च टॉपिक में, रिसर्च शीर्षक में होना आवश्यक है। इसके बाद आपने कर लिया, आपको अभी क्या बनाना है, एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। रिसर्च प्रपोजल आप ऐसे ही बना नहीं पाएंगे, मैं जो कह रहा था रिसर्च प्रॉब्लम को आपको फाइंड करना है। अब पहले तो आपको अपना विषय क्षेत्र चूज करना है। आपके अभिरुचि के अनुसार आपको पहले विषय क्षेत्र चूज करना है, उसके बाद उसको थोड़ा स्पेसिफिक करके आपको रिसर्च प्रॉब्लम में जाना है। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आपको उस विषय में क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, साहित्य सर्वेक्षण करना है, कुछ काम किया, क्या क्या काम हुआ है। रिसर्च ये जो हाइपोथेसिस ये जो लिटरेचर रिव्यू है महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि इसमें ही आपकी यही शोध का मूल है, कह सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद मूल चीज है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का आपको अच्छा अवश्य, आपको सारी चीजों को जहाँ जहाँ काम हुआ है, इसके लिए भी बहुत सारे, अगर वेदों के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा वैदिक बिब्लियोग्राफी। आपको फिलोसफी के ऊपर काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक वैदेशिक है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम उनका कार्ल लूथर ऐसा कुछ है, वो फिलोसफी के ऊपर बिब्लियोग्राफी बनाए हैं। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी से भी एक पुस्तक आता है कि ऑल ओवर इंडिया से जो मानित विश्वविद्यालय है उनमें से किन किन वर्ष में किन किन शोध प्रबंधों का संपादन किया गया है, उनका एक डिजिटल क्या कहते हैं उसे, डाटा अवेलेबल ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय संस्थान के ऑनलाइन पोर्टल में भी मिल जाएगा। अब अगर व्याकरण के ऊपर जाएंगे तो व्याकरण में एक काम हुए हैं, दर्शन के ऊपर जाएंगे दर्शन में ये काम हुए हैं, वेदों के ऊपर ये काम हुए हैं, वो पूरा एकदम लिस्ट दिया हुआ है औकारादि क्रम से। ठीक है, कुबल जी दिखाएंगे इससे पहले। हाँ, रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे उसके विषय में हम आएंगे। इसके बाद देखिए डाटा कलेक्शन। अब जब रिसर्च प्रपोजल आपका पास हो जाएगा, आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। उन आपके जो विषय है उनके विषय के अनुकूल आप लाइब्रेरी विजिट करेंगे, अंतर्जाल है, इंटरनेट में संस्था में जाके अपने अपना डाटा कलेक्शन करना है। या फील्ड स्टडी हो, जैसे जिसका काम है, कोई किसी का फील्ड स्टडी हो तो फील्ड में जाके काम करेगा, उससे डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद डाटा एनालिसिस है। उन तथ्यों को, जो तथ्य आपने संग्रहित किया है, उन तथ्यों का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने के बाद उन तथ्यों का सामान्यीकरण करना है, उनका विवेचन करना है, उनका निष्कर्ष आपको देना है। निष्कर्ष जब आ जाए डॉक्यूमेंटेशन, जो किसी स्थिति में काम होते हैं वो होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। तो अभी आता है रिसर्च प्रपोजल। तो अपने जो पहले से हम अगर देखेंगे तो अपना विषय, अपना क्षेत्र चुन लिया है कि मुझे वेद के ऊपर काम करना है, व्याकरण के ऊपर या साहित्य के ऊपर। उसके बाद अपना स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रिसर्च एरिया आपने देख लिए कि वेदों में मैं ऋग्वेद या सामवेद, अथर्ववेद, इसी के ऊपर मैं इस पोर्शन में काम करूंगा। और केवल ऋग्वेद पूरा काम नहीं कर सकता, अथर्ववेद पूरा भी काम नहीं कर सकते, तो मैं उससे भी छोटा कर लूंगा मैं मेरे विषय, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेशन है। मुझे 5 साल के अंदर मुझे पीएचडी जमा करना है। ठीक है, जमा करना है तो आपको लिमिटेशन है, तो आपका क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, क्षेत्र भी आपका वैसे आपके लिमिटेशन के ऊपर, आपका जो टाइम बाउंडेशन है उस बाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपने साहित्य सर्वेक्षण कर लिए, अपने प्रपोज्ड हाइपोथेसिस दे दिए, अपने शोध शीर्षक का चयन कर दिए,
तो आप क्या करेंगे अभी, आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक रिसर्च प्रपोज्ड रिसर्च आपको देना है, और रिसर्च सिनॉप्सिस भी इसे कहा जाता है, इसे प्रपोजल हम कहेंगे। तो एक प्रपोजल में क्या क्या चीज होना चाहिए, पहले तो शीर्षक दीजिए। शीर्षक मैं पहले ही कहा कि शीर्षक ऐसा हो जिससे, जिसको पढ़ने से आपका, आप क्या काम करना चाहते हैं इसका पूर्ण रूप से पढ़ने वाले को ज्ञान हो जाए। ठीक है, टाइटल ऑफ द प्रपोज रिसर्च ऐसा बने, ऐसा हो जिसको पढ़ने से शोध समस्या एवं शोध की आप क्या हाइपोथेसिस देने वाले हैं उसका ज्ञान हो जाए। अब इसके बारे में और एक चीज जानना अत्यावश्यक है। आप मान लीजिए हाइपोथेसिस रख लिए, अपने जो अध्ययन है, पहले जब आप रिसर्च हाइपोथेसिस लिख रहे हैं तो तब आपका आपका ग्राउंड नॉलेज तो है, ठीक है, परंतु पहले चरण में आपने जब अपना हाइपोथेसिस लिखे, उस हाइपोथेसिस का निष्कर्ष में होना अत्यावश्यक नहीं। मैंने कह दिया कि वेद अपौरुषीय है, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है, अंतिम में जाके ये नहीं हो सकता है कि ये हाइपोथेसिस ना मिले। आपका जो रिसर्च फाइंडिंग्स है, ठीक है, आपका जो निष्कर्ष है, उसके साथ आपका हाइपोथेसिस मैच करे तो अच्छा है, अगर ना करे तो उसमें भी कोई समस्या है। ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं, अगर मैच कर जाए तो अच्छा है, अगर मैच नहीं करता है तो भी ठीक है। जो प्रोपोज्ड हाइपोथेसिस तो अनुमानिक एक सिद्धांत है, कल्पना है, तो कोई निष्कर्ष नहीं है। हालांकि हम रिसर्च प्रपोजल में निष्कर्ष देने लगते हैं, किंतु रिसर्च प्रपोजल में कभी निष्कर्ष नहीं दीजिएगा कभी, क्योंकि आपने काम शुरू नहीं किए हैं, अपने उस विषय में काम करना शुरू नहीं किए हैं, आप करना चाहते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढा है, उस प्रॉब्लम को प्रपोज कर रहे हैं कि एक समस्या है, आज इस समस्या का समाधान करना जरूरी है या मैं करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो आप प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप एक शीर्षक दीजिए, उसके बाद आपका विषय क्षेत्र क्या है, एक पृष्ठभूमि आपकी, उसके बाद आपको देना है शोध समस्या, इसके बारे में हम चर्चा। शोध समस्या, विषय क्षेत्र में आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, विषय क्षेत्र हमेशा आपका अभिरुचि के अनुसार, ठीक है, शोधार्थी के अभिरुचि एवं केवल शोधार्थी के भी नहीं, शोध जो करवाएंगे, आपका जो सुपरवाइजर बनेंगे, उसके अभिरुचि के अनुसार। तो अगर हो सके तो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर में करना चाहते हैं, आपका क्या अभिरुचि है और उस विश्वविद्यालय में कौन ऐसे अध्यापक है जो उस विषय में उनका बायोडाटा देखिए पहले, ठीक है, किया जाता है संस्कृत में, हालांकि ऐसे पवित्र नहीं है, परंतु बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसे ही होता है। पहले तो आप देख के जाइए कि हाँ ये सर इस विषय में विज्ञ है, तो मैं इसके अंदर काम करना चाहता हूँ, तो अनुसार आप अपना विषय लीजिए। ठीक है, तो उस विषय में आपका अध्ययन होना चाहिए, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए। रिसर्च करने के लिए पहले तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ तो सर तो हैंगे, सर काम करवा देंगे, तो रिसर्च गाइड के ऊपर पूर्ण रूप से आप निर्भर नहीं हो सकते। रिसर्च गाइड आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, परंतु वो लिख के नहीं देंगे, आप लिख के ले जाएंगे, आपको कह सकते हैं कि हाँ यहाँ लिख के हो, यहाँ पे थोड़ा बदल के ऐसा लिख सकते। तो आपको अपनी आप जिस विषय का ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम जब किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो अनुबंध चतुष्टय में अधिकार आ ही जाते हैं। अब अगर अधिकारी है तो भी उस विषय में प्रवेश करने के लिए योग्य है, तभी आपको अधिकार है उस विषय में प्रवेश करने के लिए, अन्यथा। ठीक है, तो विषय क्षेत्र आपका हो गया। शोध समस्या आपने पढ़ लिए कि शोध समस्या क्या हो, शोध समस्या युक्ति से, तर्कसंगता से या उसका निरीक्षण करके ही चयन कीजिए, उसमें एक प्रपोज्ड हाइपोथेसिस जोड़िए और शोध समस्या ऐसे लीजिए जो जिसमें रिपीटिशन ना हो, ज्यादा रिपीटिशन नहीं है, उसमें काम कम हुए हैं, ऐसे शोध विषय का चयन कीजिए, समस्या का चयन कीजिए, और वो आपका कल्पना प्रसूत ना हो, आपका काल्पनिक हो, शोध समस्या काल्पनिक ना हो। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें
युक्ति संगतता, ठीक है, लॉजिकली साउंड और ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है, वो लॉजिकली साउंड, युक्ति से पूर्ण हो, ठीक है, युक्तिहीन किसी भी विषय में आप शोध नहीं कर सकते, युक्ति होना चाहिए, ठीक है। साहित्य सर्वेक्षण आपने देखा कि आप जिस पार्टिकुलर विषय पे काम करना चाहते हैं उस विषय में अवधि क्या क्या काम हुए हैं, उनका आपको क्या करना है, सर्वे करना है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है आपके रिसर्च प्रपोजल रिसर्च करने के लिए। अब दीजिए रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है, रिलेवेंस ऑफ द स्टडी यानी विशेष विषय विषय चयनस्य औचित्य। अब क्यों इस विषय को, अब हालांकि समस्या में तो उस विषय का अपने उल्लेख करेंगे ही, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए कि मैं उस विषय का चयन करने का औचित्य क्या, ठीक है, क्या उचित समझा कि आपने इस विषय का चयन कर। उसके बाद दीजिए अनुसंधान प्रविधि, व्हाट मेथोडोलॉजी शुड बी अप्लाइड इन योर रिसर्च, ठीक है, आप अपने शोध कार्यों को करने के लिए किस प्रविधि का ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि किसी एक प्रविधि को प्रविधि कई हो सकते हैं, आप रिसर्च के लिए आप सर्वेक्षण प्रविधि ले सकते हैं, तुलनात्मक भी हो सकता है और कई सारी एनालिटिकल हो सकता है, ठीक है, ऐसे प्रविधियां हैं। तो आप किस प्रविधि को लेके आप अपना काम करना चाहते हैं उस प्रविधि का उल्लेख करना चाहते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं, एमएलए जो है ह्यूमनिस्ट के लिए एमएलए नाम से प्रविधि है, तो उसका पोषण करें तो उसका कौन सा किस एडिशन का आप ले रहे हैं, किस एडिशन को आप अनुसरण कर रहे हैं, इनका उल्लेख इसमें कर दीजिए। और उसके बाद क्या दीजिए, प्रोपोज्ड चैप्टर्स, ठीक है, प्रस्तावित शोध अध्याय। आप अपने शोध प्रपोजल में अपने शोध कार्य को कैसे ले जाएंगे, ठीक है, उसकी गति कैसे देंगे, उसका चैप्टर, प्रोपोज्ड चैप्टर, फाइनल चैप्टर नहीं है, आप केवल प्रपोज कर रहे हैं। आपको अगर पीएचडी में नियुक्ति हो भी जाती है और आपको पीएचडी मिल गया और इसी विषय में आप पीएचडी करना चाहती है, आप काम करना चाहती है, तब अपने गाइड एवं आप दोनों मिलकर तब क्या कीजिएगा, इन विषयों का पुनः रिसाइज होगा, समस्या का रिसाइज होगा, रिसर्च प्रॉब्लम भी तब भी आप कभी क्या करें, मूल रिसर्च प्रपोजल के लिए रिसर्च प्रॉब्लम दे रहे हैं, पर जब आप अपना पीएचडी में एनरोल होने के बाद जब आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे तब इसका पुनः रिसाइज हो जाएगा, पुनः और इसको स्पेसिफाई कर हो जाएगा, वे पुनः इसको कोर्स करके फिर से वो किया जाएगा, ठीक है। और जो प्रपोज चैप्टर है, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका जो काम है वो कैसे आप करना चाहते हैं, इन सभी चीजों से आपकी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसकी आकलन कर लेते हैं जो वहां पे बैठे हुए शिक्षक जन। आप वाइवा दे रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल एकदम सटीक हो, ठीक है, एक प्रविधि को अनुसरण करते हुए आप सिस्टमेटिक तौर से सिस्टमेटिक रूप से उसका लिखा होना चाहिए। इसलिए आप सभी उन आयामों को, उन पॉइंट्स को दीजिए जिससे आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा हो, जिससे आपकी पीएचडी में नियुक्ति और आसान बन जाए, ठीक है। उसके बाद समय से संसाधनों से भी प्रबंधन, हालांकि इसका पीएचडी के लिए तो समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से 5 साल ही है, उसके पहले ज़्यादा आप शायद नहीं ले पाएंगे अभी नियम के अनुसार, पहले 6 साल की, कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में 6 साल की रजिस्ट्रेशन हो जाता है, परंतु यहाँ पे देने की उतना आवश्यकता है नहीं, अगर दे सकते तो दे सकते हैं आप, कि आपका संसाधन कैसा लगेगा, आपका समय कैसा लगेगा। हालांकि इसका अपने ही देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपका संसाधन यानी रिसोर्सेस, क्या कौन कौन सी रिसोर्सेस आपको चाहिए, तो इसमें आपको वो सभी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये नहीं देख दीजिएगा तब भी चलेगा। और अंतिम में बिब्लियोग्राफी, सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी, संदर्भ, इस रिसर्च प्रपोजल को जो अपने शोध प्रारूप बनाया है उन इसके लिए आप किस किस ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, उन ग्रंथों को आप वहां पे उल्लेख कीजिए, वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में। आप ऐसे भी किसी ग्रंथ का नाम लिख दीजिएगा तो नहीं चलेगा, उस विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। ये है आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जो मुख्य चरण है। इसके बाद एक जी ले जाइए,
रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका हाँ, तो व्हाट आर शुड बी क्लैरिफाइड इन द रिसर्च प्रपोजल। आपको ये ध्यान में अवश्य रखना होगा कि आपके रिसर्च प्रपोजल में इन सारी विषयों की स्पष्टता हो जाए। रिसर्च प्रपोजल को देख के अगर कोई प्रश्न करे, रिसर्च कमिटी में, रिसर्च एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे हुए कोई शिक्षक अगर प्रश्न कर रहे हैं कि आप किस विषय में, आपका रिसर्च प्रपोजल उनके हाथ में है, वो पलट रहे हैं, फिर भी आपको प्रश्न कर रहे हैं आप किस विषय में काम करना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है, आपका आप कहाँ से, मैंने आप वेद देख रहे हैं कि वेद लिखा है आपके टॉपिक में, तो वेद से कहाँ से, किससे काम करेंगे, किस पद्धति से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को पूछ रहा है, मतलब आपके रिसर्च प्रपोजल में कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, रिसर्च बोर्ड में बैठे हुए कोई शिक्षक अगर आपको ना पूछ पाए वो व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, इन प्रश्नों को वो ना करे, इस विषय में आपको अवश्य अपना सावधानी बरतना, ठीक है। आप कालिदास के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कालिदास के को आप वहां पे उल्लेख कीजिए, ठीक है। पुनः पूछ के किसके ऊपर काम करें, और जब इन कालिदास आदि नाम को हम देंगे तो हम विविध क्या करते हैं, हम उनको आगे महाकवि आदि उपमा सम्राट आदि बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग करते हैं। हालांकि इन विशेषणों का प्रयोग करना उतना उचित नहीं, हम तार्किकता से साहित्य पर चले जाते हैं, ठीक है। जब आप रिसर्च में आप प्रयोग करेंगे तो आपको विशेषण लगाने की जरूरत है नहीं, कालिदास ने स्वयं नहीं लगाए तो आपको भी लगाने की जरूरत है नहीं, कि महाकवि कालिदास ऐसे प्रयोग करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब वहां कालिदास, केवल कालिदास व्यवहार, भगवान पाणिनि, हम लिखते हैं भगवान पाणिनि, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए उनका महत्व है, उनके लिए हमारा सम्मान है, इसलिए हम उनके ऊपर विशेषण लगाते हैं। परंतु इन विषयों में, रिसर्च के क्षेत्र में आपको क्या है, आपको किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, आप न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल होकर आप काम करें, तो इन सारे विशेषणों को मत दीजिए। वर्ड में क्या है, आप किस पार्टिकुलर किस विषय में काम कर रहे हैं ये भी ना पूछे, क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा बने जिससे ही उनका संज्ञान हो जाए कि हाँ किस विषय में काम करना चाहते हैं। वेयर, कहाँ से काम करेंगे, वेद से, व्याकरण से या कहीं से, तो उल्लेख होना चाहिए उसमें। व्हाई, क्यों करेंगे, तो आपका समस्या और विषय चयन के उचित तो ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी स्पष्टता आए कि हाँ मैं इस विषय में इसलिए काम करना चाहते हैं। हाउ, जो मैंने कहा कि वक्त कैसे काम करेंगे, व्हाट मेथोडोलॉजी शुड बी अप्लाइड इन योर रिसर्च वर्क, ठीक है। आप अपने शोध कार्य को करने के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, इन सभी विषयों का ठीक रूप से, स्पष्टता से आपके शोध प्रारूप में, रिसर्च प्रपोजल में उल्लेख होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप इन चीजों को पूछ रहा है, आपका प्रपोजल देने के बाद भी अगर वो पूछ रहा है, मतलब आपके प्रपोजल में कुछ कमियां हैं, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। गोपाल जी, नेक्स्ट। अभी देखिए संस्कृत में शोध की क्षेत्र तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। केवल आप लोग एक जनरल धारणा अवधारणा देने के लिए इसको बनाया गया है। संस्कृत में शोध के कई क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे केवल इसको 3 भागों में बांटे हैं, एक तो शास्त्रीय क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र एवं अंत शास्त्रीय, जिसे हम कहते हैं इंटर, क्या नहीं आ रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज रिसर्च, ठीक है। इन तीनों विषयों में काम किया जा सकता है। शास्त्रीय में आपका हो गया ऐतिहासिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, धर्मशास्त्रीय हो सकता है, पुरालिक पांडुलिपि के ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र के ऊपर काम कर सकते हैं, भाषा विज्ञान के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आप वेदों में विज्ञान, ठीक है, वेदों में सृष्टि विज्ञान के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और भी
वैज्ञानिक ग्रंथ हमें हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान हो सकता है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, किसी दो विषयों को लेकर आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो टिकाऊ को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और साहित्यिक अध्ययन में आप वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य एवं आधुनिक साहित्य, किसी भी साहित्य को लेकर अपना गवेषणा कार्य कर सकते हैं। अंतशास्त्रीय अध्ययन जिसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, तो दो विषयों के, दो अनुषंगिक विषयों को लेकर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं, गीतोपदेश पढ़ते हैं, पंचतंत्र पढ़ते हैं, वेदों में भी पढ़ते हैं, मन विषय बहुत शास्त्र हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम परामर्श विज्ञान, अंतशास्त्रीय में मैं केवल उदाहरण दिया हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे अंतशास्त्रीय अध्ययन हो सकते हैं। परामर्श विज्ञान, मान लीजिए आपने हितोपदेश पढ़ा है या पंचतंत्र पढ़ा है, तो उसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस है, पंचतंत्र क्या है, बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए तो लिखा गया था। मंदबुद्धि राजा के पुत्रों को बुद्धि संपन्न बनाने के लिए पंचतंत्र हितोपदेश की रचना किया गया था। तो उनमें आज की जो विद्यार्थियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ है तथ्य जिससे हम उन तथ्यों को दे सकते हैं, आपको समाज के लिए दे सकते हैं, जिससे आज की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हम उन विषयों को लगाकर देकर उनका बौद्धिक विकास कर सकते हैं। क्या रसायन एवं रस विद्या विषय ग्रंथ आप ले सकते हैं। इसके लिए भी रसायन शास्त्र नाम से भी रस रत्न समुच्चय नाम से पुस्तक है, समांग सूत्र नाम से पुस्तक है, इनमें भी रसायन शास्त्र के विषय में दिया हुआ है। ऐसे काम कर सकते हैं। धातु शास्त्र के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी तो एक नया काम आयाम है जिसे हम कहते हैं क्या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ठीक है। इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। व्याकरण और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। जेएनयू में, हैदराबाद में, ऐसे बहुत जगहों में जो हम आप ऐप देख रहे हैं संस्कृत का, इन सभी को काम को करने के लिए भी आप अपना शोध काम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रक्षेत्र संस्कृत में है जिसके ऊपर आप अपना विषय को चयन करते हैं। ये आपकी अभिरुचि के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। बार बार कहना कि आपका जो अभिरुचि है वही विषय लीजिएगा। अपने गाइड किए या किसी के दबाव में आकर कहीं शोध किसी के परामर्श आप ले सकते हैं। आप अपना फील्ड लेके आप परामर्श ले सकते हैं, परंतु आपका जिस विषय में अभिरुचि हो उस विषय में ही आप अपना शोध कार्य करेंगे। तो उसको करने में आपको कठिनाई का सामना कम करना होगा। आपको ऐसा एक विषय दिया जाएगा जिसमें आपका कोई ग्राउंडिंग ही नहीं, आपका अधिकार ही नहीं, तो उसमें आपको पहले अधिकार बनाएगा, फिर आप उसमें शोध कार्य करेंगे, तो उसके लिए आपका दीर्घ समय तक अभिरुचि भी नहीं है, काम करने में भी उसमें इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो। तो एक था बिब्लियोग्राफी। जो बिब्लियोग्राफी हम बनाते हैं, तो बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए भी एक मेथड है, ठीक है, कैसे हम बिब्लियोग्राफी को प्रस्तुत, ठीक है। तो अगर नॉर्मल किसी पुस्तक, मैं वेदादि का बात नहीं कर रहा हूँ, वेदादि का बात मैं करूंगा। अगर किसी नॉर्मल पुस्तक, मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हूँ, किसी सिंगल ऑथर से किसी पुस्तक का रचना किया हुआ है और आप उसको अपने रिसर्च प्रपोजल में संदर्भ ग्रंथ में दे रहे हैं, तो उसके लिए ये जो जैसे लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको अपना बिब्लियोग्राफी बना। पहले सिंगल ऑथर का पुस्तक बिब्लियोग्राफी में दे रहे हैं, तो पहले लेखक का उपनाम दीजिए, टाइटल दीजिए, ठीक है। जैसे लिखा है नारंग, ठीक है। उसके बाद उनका पहला नाम है वो दीजिए, डॉक्टर मंजू लिखा हुआ है इसमें, तो पहले उपनाम हो गए, टाइटल हो गया उनका, उसके बाद उनका नाम हो गया। उसके बाद आपका उनका पुस्तक का नाम दे दीजिए, अथर्ववेद का बृहद अध्ययन, ठीक है। उनका पुस्तक है, पुस्तक जब दीजिएगा तब उसको इटैलिक्स में कीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा किया हुआ है, नाम इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी मैं लिखा। उपशीर्षक अगर है, अगर उस पुस्तक का कोई उपशीर्षक है तो उपशीर्षक दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। यहाँ पे नहीं है तो नहीं दिया है। कहाँ से प्रकाशित हुआ है पुस्तक, जैसे यहाँ पे दिल्ली से हुआ है। उसके बाद कोलम दीजिए। उसके बाद
प्रकाशन पब्लिकेशन हाउस का नाम दीजिए, ठीक है, प्रकाशक कौन दीजिए, उसके बाद प्रकाशन वर्ष दीजिए, ऐसे आपको बनाना है। अगर 2 ऑथर है तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया गया है, पूरा एकदम प्रोसेस लिखा हुआ। अगर किसी ट्रांसलेशन या किसी एडिशन काम आप प्रकाशक में कोई लिख नहीं रहा है, प्रकाशित कर रहा है केवल मात्र, तो उसके लिए नीचे दिया हुआ है, पहले लेखक का नाम दीजिए, लेखक का उपनाम दीजिए, प्रथम नाम दीजिए, उसके बाद शीर्षक दीजिए, उपशीर्षक दीजिए, उसके बाद उनका अनु नाम दीजिए, अनु मतलब अनुवादक, ठीक है। पहली बार आप अगर लिख रहे हैं तो पहले उनको अनुवादक लिखिए, दूसरी बार अगर अनु आ रहा है, अनुवादक आ रहा है, तो उसमें अनु लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म से दे दीजिए, ठीक है। वैसे वैसे आपको बिब्लियोग्राफी बनाना है। परंतु अगर वेद आदि ग्रंथों का जिसका कोई जिनका अपौरुष मानते हैं, जिनका कोई रचयिता नहीं है, कोई पुरुष द्वारा विरचित नहीं है, ऐसे पुस्तकों को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ उसको। तो उसके लिए पहले आप पुस्तक का नाम ही दे दीजिए, ऋग्वेद दे दीजिए, ऋग्वेद के बाद आप दीजिए संपा व संपादक लिख दीजिए, संपादक लिखने के बाद संपादक का नाम दीजिए, संपादक के नाम देने के बाद उनका जैसे लिखा हुआ है प्रकाशन स्थान दीजिए, प्रकाशक प्रकाशन हाउस दीजिए, प्रकाशन वर्ष दीजिए, और किस अगर हो सके तो संभव किस संस्करण को आप यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए, अपने अध्ययन के लिए, उस वर्ष उस संस्करण का भी नाम दीजिए। अगर पहला संस्करण है या दूसरा संस्करण या 5वां या 10वां या 15वां, जो भी संस्करण है वो भी दे देंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। वेदादि ग्रंथ मैं फिर से बता रहा हूँ, जो वेदादि ग्रंथ है उनके लिए आप पहले ग्रंथ का नाम दीजिए, बाद में संपादक लिख के या प्रकाशक लिख के प्रकाशक का नाम दीजिए, फिर जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे वहां पे लिखिए, ठीक है। और एक थोड़ी देर में आते हैं, मोबाइल चेंज कीजिए स्लाइड। और एक चीज है, जब आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए आप रिसर्च प्रपोजल ही लिख रहे हैं, तो तब आप जिस रिसर्च प्रपोजल लिखने के समय पहले आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। तो अध्ययन करने के लिए आपको एक हैंड बिब्लियोग्राफी बनाना है, ठीक है। हैंड बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं, हम मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं, हम मुझे लगा कि ये तथ्य मेरे रिसर्च प्रपोजल के लिए रिसर्च के लिए काम में आएगा, तो मैं इसे किसी जगह नोट करके रखता हूँ। तो वो जो नोट करते हैं ना, वो हम मूल रूप से क्या करते हैं, खाता किसी पुस्तक नोटबुक में लिख लेते हैं, ठीक है, नोटबुक में लिख के रखते हैं, ऐसा मत। एक पोस्ट कार्ड बनाइए, पहले भी विधि ऐसे ही थी, एक पोस्ट कार्ड बनाइए, उस पोस्ट कार्ड में जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वह थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, हाँ, ठीक है। तो हैंड बिब्लियोग्राफी ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसमें सीरियल नंबर दीजिए, उसके नीचे टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन हाउस, प्लेस, ईयर, व्हिच एडिशन है तो एडिशन दीजिए, व्हाट व्हेयर इट इज अवेलेबल, अब कहाँ से इसको पढ़े हैं या कहाँ ये उपलब्ध है, इसका नाम वहां पर लिखिए, ठीक है। जब आप अपना काम अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने समय तो आप लिख नहीं रहे हैं अपना प्रपोजल को, आप पहले अध्ययन करेंगे, उन विषयों को समझेंगे, उसके बाद डाटा को कलेक्शन करेंगे, उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, हम किसी विषय को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि बाद में इसका यहाँ पर उल्लेख करेंगे, परंतु भूल जाते हैं। मान लीजिए 2 दिन आपने पढ़ा, बाद में 5 दिन गैप हो गया, तो आप ढूंढते फिरते हैं कि ये पुस्तक कहाँ था, कहाँ इस विषय को मैंने पढ़ा था और पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको आपको हैंड बिब्लियोग्राफी बनाना है, जिसमें क्या करना है आपको, जब आप लाइब्रेरी में हो या ऑनलाइन में हो, कहीं भी हो, आप पढ़ रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल सब वहाँ पर संकलित करके रखें। उसमें आपका टाइटल होना चाहिए, पुस्तक का टाइटल जो अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन मैंने लिख दिया है, मैं इस पुस्तक को पढ़ा मेरे काम के लिए, मेरे पीएचडी के काम के लिए हो, मेरा रिसर्च प्रपोजल बना ये भी हो, उसमें ऑथर कौन है, उसका पब्लिकेशन हाउस क्या है, उसका प्लेस क्या है, यार क्या है, कहाँ
एडिशन कौन सी है और कहाँ से, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है या किसी ग्रंथगार है, उस ग्रंथगार का स्पेसिफिक नाम लिखते रखिए। ठीक है, लिख कर रखिए। और इसका जो ऑपोजिट साइड होगा, मतलब इसका उल्टा पृष्ठ में, ठीक है, इसका एक पीछे के और होगा, पीछे में आप जो महत्वपूर्ण बातें जो आप ग्रंथ से पढ़े, जो आपके रिसर्च के लिए, जो आपके शोध प्रस्ताव को, शोध प्रारूप को बनाने के लिए आवश्यक होगा, उन को रख सकते हैं। और उसके अपोजिट साइड में उस पुस्तक में कौन सी चीजें आपके शोध के लिए उपयोगी होगा, उन चीजों को जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि आप रिसर्चर है, आप बनाना चाहते हैं, अपने रिसर्च को करना चाहते हैं, तो आपके जो रिसर्च के लिए जो जिन जिन तथ्यों का आवश्यक आप मानते हैं, लगता है, उनको आप लिख रखिए, जो बाद में आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने के समय हो या रिसर्च कार्य करने के समय आपको। ठीक है, तो गोपाल जी रिसर्च प्रपोजल को ऑन। अंतिम में हम एक मेरा ही पीएचडी के लिए बनाया हुआ एक रिसर्च प्रपोजल यहाँ के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उसको अब देख के एक आइडिया आपको आ जाएगा कि कैसे एक रिसर्च प्रपोजल को बनाना चाहिए। फ्रंट पेज से दिखाइए एकदम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विषय है चैतानाम ऋग्वेदीय ऋग्वेद दार्शनिक मंत्राणाम भाष्य भिन्नतया तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन का काम करने के लिए मैंने दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है, देखिए तो चल थोड़ा बड़ा कर लीजिए। एक फ्रंट पेज बनाइए जिसमें जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अपना रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं उनका एक फोटो लगा के पहले तो शीर्षक दीजिए, हो सके तो शीर्षक का टाइपिकल कर दीजिए या इंग्लिश में अनुवाद कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए जिस विश्वविद्यालय में आप प्रपोजल लिख रहे हैं उनका नाम लेके कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से या दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी संस्कृत उपाधि है तो प्रस्तावित शोध प्रबंध से रूपरेखा, ऐसे करके नीचे आप उनका आपका नाम लिख दीजिए, उपस्थापक आपका नाम अमुक, उसके बाद यूनिवर्सिटी का लोगो लगा के यूनिवर्सिटी का डिटेल दे दीजिए। ऐसे आपको एक रिसर्च एक प्रपोजल का फ्रंट पेज बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको जिन जिन विषयों को मैंने यहाँ पे चर्चा किया, ये थोड़ा पुराना है तो सभी विषय मुझे लगता है यहाँ पे नहीं आ पाया होगा, क्योंकि मैं भी तब एमए का विद्यार्थी तब बनाया था ये, तो इन सारे विषयों का ज्ञान नहीं था, तो सब विषय यहाँ पे नहीं आया है। तो पहले आप क्या रखिए, आपका शीर्षक में पहले ही बताया हूँ, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें समस्या एवं समाधान दोनों का उल्लेख। ठीक है, चैतानाम ऋग्वेदीय दार्शनिक मंत्राणाम भाष्य भिन्नतया तुलनात्मक। यहाँ पे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के जो दार्शनिक सूक्त है उनमें जो भाष्य है उनका जो कॉन्ट्रेक्टरी है उनके लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा, जो निष्कर्ष होगा यहाँ पे बाद में आएगा। ठीक है, इसके लिए पहले भूमिका दीजिए, जैसे मैंने कहा किसी वीडियो को शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रस्ताविका आपको देना है, इंट्रोडक्शन आपको देना है, तो वही है ये नीचे। वेद के ऊपर मेरा काम है तो वेद के थोड़ा इंट्रोडक्शन देके आ जाइए रिसर्च प्रॉब्लम में। नीचे ऊपर कीजिए, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, और थोड़ा गवेषणायाः समस्या रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप रिसर्च प्रॉब्लम पहले लिख के भी दे सकते हैं या नीचे आप फुटनोट क्या करें, बुलेटिन से भी आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है दार्शनिक सुक्तान्तगतानां मंत्राणां व्याख्यान काले अत्र चैता भाष्यकारः तेषां भाष्यकाले मीमांसायाः विचारम् आश्रितवन्तः न आंचित तर्हि कियत् पर्यन्तम्। अर्थात इन ये जो मंत्र, ये जो दार्शनिक सूक्त है, इनका
जब भाष्यकारों ने भाष्य लिखे हैं तो मीमांसा जो वेद का ही व्याख्या करता है, तो उनका आश्रय क्या है कि नहीं वेद मंत्र अर्थ भिन्नतया कांक्षितम कारणम, विविध भाष्यकार विविध भाष्य क्यों कर रहे हैं, उनका कारण क्या हो सकता है, प्रॉब्लम है। मंत्र एक है, उसका अर्थ एक होना चाहिए, विविध भाष्यकार क्यों अलग अलग मंत्र का अर्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी समस्या को यहाँ पे विस्तृत कीजिए। उसके बाद लक्ष्य हो या आपका उद्देश्य है उसे दीजिए। जी कॉल कीजिए। इसके बाद प्रस्तुत ग्रंथ समीक्षा है, जो मैं कह रहा था कि साहित्य सर्वेक्षणम यानी लिटरेचर रिव्यू आपको देना है कि आपने अपने ग्रंथकार हो, अपने निकटवर्ती ग्रंथकार हो या अंतर्जाल हो, किसी भी माध्यम से आप जिन जिन शोध प्रबंध हो, पुस्तक हो या शोध आलेख हो, शोध पत्र हो, जिन जिन शोध पत्र को देखे हैं, जिन जिन शोध प्रबंधों को देखे हैं, जिन जिन पुस्तकों को देखे हैं, उनका आपने उस आपके जो टॉपिक है उस रिलेटेड जो विषय है उनको आप उससे उत्तर कीजिए। इसका संख्या मैंने बताया, अगर रिसर्च प्रपोजल आप लिख रहे हैं तो अच्छी से उसमें उपलब्ध है तो 10 आप दे सकते हैं। उससे आपकी जो आपने इस विषय में अध्ययन किए हैं, और केवल नाम देना मात्र नहीं है, उसमें मूल रूप से किन किन विषयों का चर्चा किया है उनका कंटेंट दे दीजिए मूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा नहीं दिया हूँ, यहाँ पे देखिए पहला दिखाइए, गुवाहाटी विश्वविद्यालय बोरा प्रज्ञा महोदयाः द फिलोसॉफिकल हिम ऑफ द विक संहिता स्टडी इन द लाइट ऑफ साइंस विद संहिता। ठीक है, एक काम है जो पहले से हुआ है, कहाँ हुआ है, एक गुवाहाटी विश्वविद्यालय से हुआ है, बोरा प्रज्ञा महोदय ने यहाँ किया है। तो ये मेरे विषय से संबंधित था, मेरा विषय था ऋग्वेद चैतानाम ऋग्वेदीय दार्शनिक सूक्तानाम भाष्य भिन्नतयाः तुलनात्मक अध्ययनम। तो फिलोसॉफिकल हिम्स में हिम्स के ऊपर काम हुआ है, भाष्यों के लिए काम हुआ है। फिर मैं क्यों काम करूं इसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने केवल सायन भाष्य को लिए। मैं कह रहा हूं कि भाष्य भिन्नतयाः और जो भाष्यकार और जो भाष्यकार है, ठीक है, उन भाष्यकारों का मैं नाम यहाँ पर उद्धृत कर दूंगा। और हाँ, आपका टाइटल ऐसा हो कि वो क्या कहते हैं, सीमाबद्धता लिमिटेशन को भी बताए कि आपने कह दिए कि मैं व्याकरण के ऊपर काम करूंगा, और शीर्षक में पाणिनीय व्याकरण ना रखते, केवल व्याकरण रखते, तो व्याकरण कितने हुए होंगे, सभी व्याकरण को लेकर आप काम नहीं कर सकते। तो उसमें मूल रूप से उल्लेख करना आवश्यक है, स्पेसिफाई करना, तो मैं इस विषय में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद और दार्शनिक सूत्राना, ऋग्वेद में कई मंत्र है, उसमें से केवल दार्शनिक सूत्रों को लेकर मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे आप दे दीजिए। उसके बाद शोध पद्धति, किस शोध पद्धति का आप यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, आपके शोध कार्य के लिए आप ग्रहण कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और जिसके आधार पर आप अपना शोध प्रपोजल को बनाएंगे, वो उसका उल्लेख होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाष्यानाम उपलब्ध भाष्यों को मैं आधार बनाया हूँ और उनका तुलनात्मक पद्धति से मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। और इस तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करने के लिए मैंने एमएलए नामक जो गवेषण पद्धति नियामक संस्था है, उनका जो 8म एडिशन है, 8म संस्करण है, उनका मैं अनुगमन, उनका मैं जो पद्धति है, उन पद्धति को मैं यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा हूँ। मेरा गवेषणा का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, या औचित्य भी मान लीजिए, मेरा लक्ष्य क्या है, औचित्य क्या है, उसको दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद कुछ उदाहरण दीजिए, जो आप विषय ले रहे हैं उन विषय का कुछ उदाहरण आप यहाँ पे प्रस्तुत, विषय क्षेत्र आपका जो विषय क्षेत्र होगा उसमें आप ठीक है, सही है, और खोल दीजिए। ठीक है, यहाँ से मेरा पूरा एकदम विविध भाष्यकारों का क्या क्या मत है, मैं एक मंत्र ले लिया, बताइए, ऋग्वेद का एक मंत्र लिया था, उस मंत्र में विविध भाष्यकारों ने क्या क्या मत दिए हैं, उन सारे विषयों को मैंने चर्चा किया था। जैसे एक मंत्र लिया था, इस मंत्र का सायन, दयानंद, आत्मानंद आदि भाष्यकारों ने क्या क्या अर्थ किया था, इसको मैंने यहाँ पे दर्शाया था। देखिए यहाँ पे मैं टेबल बनाया था कि सायन
द्वापद का ये अर्थ क्या है, ये अर्थ क्या है, ये अर्थ इसमें, ये अर्थ क्या है, ऐसे ऐसे इनका भिन्नता मैंने दिखाया। और अंतिम में ये बोल के आपको छोड़ना है कि ये भिन्नता क्यों है, इसी को ढूंढना आपका काम है। आप इसके अंतिम में लिख नहीं सकते ये निष्कर्ष है, आपको प्रोपोज हाइपोथेसिस देना है। लक्ष्य ही यहाँ पे हाइपोथेसिस है, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्य जो लिखा था ना, ये यही हाइपोथेसिस है मेरा, लक्ष्य ही मेरा प्राकल्पना है, इसी तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंतिम में उपसंहार मत और कॉल कीजिए। इसके बाद उपस्थापन बा, यहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं कि प्रस्तावित शोधोध्यायः, प्रस्तावित शोध अध्याय, ठीक है। उसमें आपको डिटेल अध्याय विभाजन नहीं करना है, आपको केवल आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ चैप्टर होगा उनको दिखाना है, ठीक है। उसमें भूमिका हो जाएगा, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, उपसंहार, संदर्भ, ऐसे ऐसे बना, ठीक है। और अंतिम में चंद्रग्रंथ सूची भी यहाँ पे दिया हुआ है, कि संस्कृत ग्रंथ है, आंग्ल ग्रंथ है, आंग्ल इंग्लिश ग्रंथ, बंगीय ग्रंथ है, बांग्ला का जो पुस्तक है, संस्कृत ग्रंथ हिंदी का भी है, तो उसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसी उसमें क्या था, विल्सन पहले उनका टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद उनका नाम दिया हुआ है, एडिटर लिखा हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ऐसे आप अपने शोध प्रपोजल को बनाएं। और इसी के साथ आज की व्याख्यान यही तक है। गोपाल जी जी, इसका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है? हाँ, कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति? हालांकि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई बड़ा विद्वान हूँ नहीं, मैं एक शोधार्थी हूँ, इसी के लिए थोड़ा थोड़ा विषय को थोड़ा थोड़ा ही जानता हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने भी इतना गहराई से अध्ययन नहीं किया, फिर भी जितना अध्ययन था उसी के आधार पर आप लोगों को एक धारणा कह सकते हैं कैसे रिसर्च प्रपोजल को हम बनाएं, वो प्रस्तुत किया गया। बताइए, आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एक दिन मैं भी सोच रहा हूँ एक थोड़ा सा इन लोगों को एक अलग कक्षा से, हो सकता है भाषिक या फिर कुछ समय के भी कारण, एक तो सीमित समय था और इस समय 7 से 9 के बीच संस्थान की भी काफी कक्षाएं चलती हैं, सब उसमें भी जुड़े रहते हैं। तो हरि ओम। तत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अपि कक्षा भवति, अतः हरि ओम ध्वनि गच्छति। तर्हि तस्मात् बहवः तत्र पठितुं गच्छन्ति, अतः समस्या समागच्छति भवतु नाम। अस्तु, तर्हि भवते बहवः धन्यवादाः, भवान् स्वसमयं हरि ओम। तत्र अत्र ध्वनिः नाम समस्या अस्ति। ध्वनिः गच्छति वा मम? आम्, अस्तु। तर्हि भवते धन्यवादः, यः एतावत् सार्धैकघण्टां यावत् भवान् अत्र पाठितवान्। मन्ये सर्वेपि ज्ञातवन्तः, तथापि यदि अनन्तरं पश्यामः यदि कस्यापि कापि जिज्ञासा भविष्यति चेत् अहम् उपस्थापयिष्यामि। तर्हि सादरं धन्यवादाः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।